खुशामदीद। पीर का दिन है, यानी हफ्ते का पहला दिन, और आज सुबह के अभी इस वक्त 8:36 हुआ चाहते हैं। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके, और सलाम जेके में हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको हर पल नए अंदाज में नई खबर आपको बताई जाए और खबर तह तक यानी तजिया तबसरे के साथ आप तक खबर पहुंचाई जाए। खबर सिर्फ जम्मू कश्मीर से हवाले से आप तक नहीं होती है, बल्कि मुल्क की सियासत पर भी हमारी गहरी नज़र रहती है और बिनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं और आपको हर पल अपडेट करने की कोशिश करते हैं। 3 पड़ावों पर प्रोग्राम आता है, यानी 2 ब्रेक्स के बाद जब हम तीसरे पड़ाव पर आते हैं तो आप और हम बराह रास्त गुफ्तगू भी करते हैं, और वो बराह रास्त गुफ्तगू जो है वो वक्त होता है जी 9:40 के आसपास, और आखिरी 15-16 मिनट जो होते हैं वो आप और हम बराह रास्त बात करते हैं, जिसमें आपके मसाइल को हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज भी ये सिलसिला रहेगा जी, यानी अभी जो शुरू हो गया है प्रोग्राम, ये 10 बजे तक आप ज़रूर देखिएगा। अपना फीडबैक देने के लिए याद रखिएगा आप कैसे हमारे साथ अभी से ज्वाइन करेंगे। फेसबुक पर लाइव ट्रांसमिशन इस वक्त चल रहा है, हमारे दोनों पेज पर, ऑफिशियल पेज पर चल रहा है। उसके साथ साथ यूट्यूब लाइव आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर और कू पर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर लॉगिन कीजिएगा, जहां पर आप खबर पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और अपने हालात हाजरात पर तबसरा भी कर सकते हैं। यानी जो हालात हाजरात अभी मुल्क के हैं, रियासत के हैं, उस पर तबसरा भी कर सकते हैं। वो तबसरा भी हम तक पहुँचेगा। आपसे वादा कि तबसरा बोर्ड के पास ज़रूर आएगा और जो छपने लायक होगा वो ज़रूर छापा जाएगा आपकी अपनी वेबसाइट गुलिस्तान न्यूज़ पर। तो ये जो जनाब सारी बातें तो हमने मुकम्मल कर दी आपके साथ। तमहीदन ये बात सुबह सुबह आपके साथ करते हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि प्रोग्राम का आगाज़ हम कैसे करते हैं, हिस्ट्री से। यानी हम माजी को याद करते हैं, और माजी को याद करना, कहा गया कि जिसने माजी को याद किया उसके मुस्तकबिल को तारीख कोई नहीं कर सकता। यानी मुस्तकबिल के रोशन होने की ज़मानतें होती है, क्योंकि माजी में जो अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं वो आने वाले दिनों के लिए हमारी हिकमत अमली को तरतीब देने में मददगार साबित होती है। इसलिए हमारी भी कोशिश रहती है एक तो आपकी IQ और जनरल नॉलेज को एक बार फिर रिवाइव किया जाए और उसमें एक इजाफा किया जाए, और साथ साथ मुस्तकबिल में जब हम प्रोग्रामिंग करें तो माजी को याद रखें। तो आज 18 तारीख को क्या कुछ हुआ था बताएंगे आपको आसिफ रशीद, क्योंकि आसिफ रशीद बिल्कुल तैयार है दिल्ली स्टेडियम में मेरे साथ। बहुत शुक्रिया आसिफ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी जो हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा आप हमारी नशरियात को बराह रास्त तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर, जहां लाइव नशरियात हैं। साथ ही साथ हमारे वहां तमाम कट्स आपको और तहरीरी मवाद भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिलेगा, तो वहां पर भी आइए, अपनी आरा से हमें मुसलसल आगाह करते रहें, ताकि और भी आप लोगों की बात सुनकर प्रोग्राम में और भी बेहतरी लाई जा सके। साथ साथ अपनी बात रखिएगा। आज भी प्रोग्राम का आगाज करेंगे तय फॉर्मेट से। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है ये आपको सबसे पहले बताएंगे, और आज तारीख है 18 साल 2022 का चौथा महीना है, रमजानुल मुबारक का 16वां दिन है। 1857 में आज का दिन भारत की तारीख में अहम, जहां पर बगावत के रहनुमा तांतिया टोपे को आज के दिन फांसी दे दी गई थी, जिसके बाद एक नई लहर मुल्क के अंदर शुरू हुई थी, जिसने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किया था। 1917 में आज ही का दिन था जब महात्मा गांधी ने आज के दिन एक बार फिर सत्याग्रह के लिए बिहार में चंपारण को मंतखब किया, यानी चंपारण की जगह का इंतखाब किया गया कि यहां पर आज के बाद आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाएगी। 1917 में यह फैसला हुआ आज के दिन। 1612 में आज ही का दिन था जब 18 अप्रैल को मुगल बादशाह शाहजहां ने मुमताज से शादी की। 1612 में 18 अप्रैल को 1991 में केरला को हिंदुस्तान की पहली मुकम्मल तौर पर खानदार रियासत आज ही का दिन था जब करार दिया गया, और तारीख के पन्नों में आज का दिन ये लिख दिया गया। 1948 में हैग नीदरलैंड के अंदर बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ कायम हुई, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे आप कहते हैं, जहां पर कुलभूषण जाधव का मामला भी मौजूद है और भारत और पाकिस्तान के हुकाम इसे लड़ रही है अपने अपने तरीके से। ये वो अदालत है जो आज के दिन 1948 में नीदरलैंड के हैग के अंदर कायम की गई थी। 1955 में अजीम साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन का आज ही के दिन इंतकाल हुआ। साइंसी दुनिया से वाबस्ता लोगों के लिए आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि अजीम साइंसदान को याद किया जा रहा है। 1980 में जिम्बाब्वे ने बरतानिया से आज़ादी का ऐलान किया और आज बरतानिया इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। 1980 में आज़ादी मिली थी, बरतानिया से अनाउंसमेंट हुई थी और उसके बाद आज जाकर 42 बरस मुकम्मल हो गए हैं। 2014 का दिन जब 12 नेपाली कोहपेमा माउंट एवरेस्ट पर दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटियों में से एक
बर्फानी तोदे यहां पर गिरे और 12 लोग एक साथ 2014 में आज से ठीक 8 वर्ष कबल हलाक हुए थे, अपनी जानें गंवाई थी। इनमें कुछ इनके गाइड्स थे और कुछ लोग जो एडवेंचरर्स थे, जो इस पहाड़ पर जा रहे थे, रिकॉर्ड कायम करने की सतह पर तकरीबन पहुंच गए थे। लेकिन तकरीबन 350 मीटर की दूरी पर जो उनकी फाइनल डेस्टिनेशन थी माउंट एवरेस्ट से पहले ही इन सभी लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ा। और अपनी नवीयत का या इस तरह का सबसे बड़ा हादसा इस हिस्से के अंदर था, जहां पर एक साथ 1 दर्जन लोगों की मौत हुई थी और 12 के 12 लोग नेपाली थे। आज ही के दिन बगदाद यानी इराक के अंदर हमला हुआ था, 27 अफराद हलाक हुए थे। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में आज का दिन खास था और ये अहम निकात या अहम पॉइंट, बड़ी बातें आप तक पहुंचाना रोज के प्रोग्राम की तरह हमारा फर्ज है। अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आज शुरुआत भारत और चीन की सरहद से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। चलिए, आज सबने तो आपको बता ही दिया कि आज का आगाज खबरों का होगा भारत और चीनी सरहद के हवाले से और मामला होगा लद्दाख का, क्योंकि खबर लद्दाख से इस वक्त जो सामने आ रही है, लद्दाख के अंदर खबर सामने आ रही है कि चीन की तरफ से 3 मोबाइल टावर जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास लगा दिए गए हैं। यानी जो चीन का अपना हिस्सा है, इस तरीके से आप इस खबर को समझिएगा कि चीन ने अपने इलाके के अंदर 3 मोबाइल टावर्स लगा दिए हैं। और इस बात की बनक और इस बात की जानकारी जो है वो लोकल काउंसलर, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो हैं उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कई ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए की गई और उन्होंने कुछ इमेज भी शेयर की हैं। और ये जनाब मामला जब सामने आया तो उसके बाद उन्होंने कुछ और भी बातें बताई और ये भी साफ कर दिया कि चीन ने जहां पर ये टावर्स नस्ब किए हैं वहां पर बिल्कुल भी उनकी आबादी नहीं है। यानी आबादी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी टावर्स को नस्ब किया गया है। दावा किया है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह से चशुल के नुमाइंदे कॉन्चेक स्टेंजिन ने, और बाज़ाब्ता तौर पर कुछ तस्वीरें भी उन्होंने शाया की है अपने सोशल मीडिया ट्विटर पर। और इतना ही नहीं, उनका ये मानना है कि जनाब अभी तक इस पूरे खित्ते के अंदर, यानी ये जो पूरा लद्दाख का एरिया है और जहां पर पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज मामला बना है चशुल और आसपास का एरिया, अभी तक भी मुकम्मल तौर पर बुनियादी सहूलियतें वहां की आवाम को नहीं दी जा रही है। जबकि अक्रॉस द बॉर्डर उन इलाकों के अंदर टावर्स लगाए जा रहे हैं जहां पर अभी चीनी आबादी का नामो निशान भी मौजूद नहीं है। एक तरफ से ये उनका मानना है। दूसरी तरफ से उनका ये भी मानना है कि देखिए ये पैंगोंग के बाद, यानी पैंगोंग TSO के ऊपर जो ब्रिज बनाने की बात पिछले दिनों सामने आई थी, उसके बाद ये दूसरा बड़ा इंसिडेंट है जहां पर 3 मोबाइल टावर चीन ने हॉट स्प्रिंग के पास लगाने की कोशिश की है, जो 4G टावर्स इस तरीके से लग रहे हैं और ये वहां पर लगाए गए हैं जहां पर बिल्कुल भी आबादी का कोई ताल्लुक नहीं है, वहां पर कोई भी आबादी नहीं है। और उनका यह भी कहना है कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी चशुल है, जो हमेशा आप सुनते हैं कि चशुल, मोल्डो और दीगर मकामात जो अक्सर डिबेट्स में बात आती है, तो वहाँ के जो काउंसलर हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर 12 गाँव हैं तो 11 गाँव के अंदर अभी तक भी 4G इंटरनेट फैसिलिटी नहीं दी गई है। और लगातार सरकार के सामने ये मामले रखे गए हैं, लेकिन अभी तक भी मुकम्मल तौर पर इसकी ओर तवज्जो नहीं दी गई है। एक मोबाइल टावर इस पूरे इलाके के अंदर है, जिसकी वजह से जो मवासलाती निज़ाम है वो बुरी तरह से मुतासिर है लद्दाख के अंदर। यानी लद्दाख के अंदर हमारे पास क्या है, वो मकामी जो काउंसलर है उसके ट्वीट से आपको अंदाज़ा लग सकता है। और अक्रॉस द बॉर्डर क्या चल रहा है कि अभी वहाँ पर आबादी नहीं है, लेकिन 4G टावर्स को नस्ब कर दिया गया है। तो ये चीनी मंसूबा जो है इसकी नकाब कुशाई की है जी मकामी काउंसलर चशुल के, एक तो ट्विटर पर भी उन्होंने बात की और ज़रा ब्लॉग के साथ भी उन्होंने कल बात किया और ज़बरदस्त बरहमी का इजहार किया। उनका मानना है कि लगातार इस तरीके के संजीदा मामले जो है मरकज़ी वज़ारत दाखिला, मरकज़ी वज़ारत दिफा और मकामी इंतज़ामिया की नोटिस में लाए जाते हैं और लगातार उन्हें एश्योरेंसेस मिल रही है। लेकिन जिस शिद्दत के साथ और जिस संजीदगी के साथ इस पूरे मामले पर काम होना चाहिए था, शायद वो शिद्दत और संजीदगी अभी तक भी उस तरीके से नहीं दिख रही है जो अक्रॉस द बॉर्डर हमें दिख रहा है किस तरीके से चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है अपने साइड से। तो ये काउंसलर साहब का अपना बयान है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला और मरकज़ी वज़ारत दिफा इस पूरे मामले पर क्या कुछ मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से सरकारी तौर पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आएगा। एक तरफ से ये तो बात है। दूसरी तरफ ये भी याद रखिएगा कि जिस दिन से लद्दाख इंसिडेंट हुआ है, यानी जब पैंगोंग के अंदर झड़प हुई और ये सारा मामला चला, उसके बाद मुज़ाकरात का अमल भी चल रहा है, तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने हंगामी बुनियादों पर कई कदम उठाए हैं।
जिसके तहत रस्तों को बनाना हो, ब्लैक टॉपिंग करना हो, कुछ हंगामी बुनियादों पर पुल बनाने हो, वो सारी चीज़ें हम लगातार लद्दाख के अंदर भी देख रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी देख रहे हैं। जहाँ जहाँ से आपकी सरहदें और हसास सरहदें हैं वहाँ की ओर ये मामला जो है वो चल रहा है। ये लगातार हमने कई बार ग्राउंड जीरो पर भी देखा है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ मजीद काम करने की जरूरत है, शायद चशुल मोल्डो के नौ मुंतखिबा ये जो मुंतखिबा नुमाइंदे हैं, इनका मानना है कि हुकूमत उस तरीके से संजीदगी का इजहार यहाँ पर नहीं करती है। तो फिलहाल 3 टावर लगाने की खबर आ रही है। तस्वीरें ट्विटर पर डाल दी हैं जी। चशुल मोल्डो के जो काउंसलर है स्टैंजिन कोंचक साहब, उनका मानना है कि लगातार ये मामला संजीदा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ से लद्दाख की खबर, अब बढ़ते हैं जी आगे। जब सरहदों की बात हो रही है तो सरहदों की हिफाजत पर मामूर अफसरों का इजलास भी, अहम तरीन इजलास आज नई दिल्ली के अंदर शुरू हो रहा है। इस इजलास के अंदर न सिर्फ भारत चीन सरहद पर गुफ्तगू होगी बल्कि यूक्रेन के मामले पर भी आज आला सतही कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर तबादला ख्याल किया जाएगा। और ये कॉन्फ्रेंस जो कि शुरू आज से होने जा रही है, 22 अप्रैल तक चलेगी। ऑपरेशनल तैयारियां क्या हैं और इससे जुड़े जो अहम उमूर पर हैं उन पर न सिर्फ तबादला ख्याल होगा बल्कि सरहदों की मौजूदा सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग होगी, जो हर साल की तरह टॉप आर्मी के कमांडर्स होंगे। आज के दिन जब इस कॉन्फ्रेंस का आगाज नई दिल्ली के अंदर होने जा रहा है, ये आर्मी कमांडर्स की 2 साला कॉन्फ्रेंस इसको कहा जाता है और ये कॉन्फ्रेंस तकरीबन 5 दिनों तक चलेगी, यानी 18, 19, 20, 21 और 22 को जाकर ये इख्तिताम होगी। इस कॉन्फ्रेंस में एक तो ऑपरेशनल से मुतालिक जितनी भी तैयारियां नॉर्थ और ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर हैं उन पर तफासिल ली जाएंगी और दूसरी तरफ सरहदों पर जो मौजूदा सूरत हाल है, LOC, LAC या इंटरनेशनल बॉर्डर पर दिल्ली के अंदर जब कोर कमांडर्स की ये जो टॉप कमांडर्स की आज कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है, इस पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। अब इस इजलास में जहां पर इसकी सदारत खुद फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने करने जा रहे हैं और उनकी तरफ से पहले भी जब लद्दाख का 2 रोजा दौरा किया गया तो मौजूदा सूरत हाल जो चीन के साथ लगने वाली सूरत हाल है उस पर फौजी अफसरान ने ब्रीफ किया था, उस पर आज बात की जाएगी। इसके अलावा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इसका हिस्सा होंगे, जो सीनियर कमांडर्स के साथ बात करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और बताया जाता है कि कॉन्क्लेव में वो आज नहीं बल्कि जुमेरात को खिताब करेंगे जब ये 5 रोजा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम होगी। इसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस में सीनियर लीडरशिप जो है फौज की, जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सूरत हाल को देखती है, चाहे वो नॉर्दर्न बेल्ट हो जहां पर बॉर्डर्स हैं, इसके अलावा वेस्टर्न पार्ट पर बॉर्डर्स की सूरत हाल और बाकी जो इस वक्त कहीं पर भी ऑपरेशन तैयारियां हों, इन पर तमाम तरह की सूरत हाल आज इसके 5 रोजा इस कॉन्फ्रेंस में रखी जाएगी। मौजूदा सूरत हाल के बीच इस वक्त अगर कहीं पर थ्रेट्स हैं, फौज को मुल्क की सलामती को खतरे से बचाने के लिए जितने भी इकदामात उठाए गए हैं अब तक तमाम अफवाज की जानिब से अलग अलग इलाकों के अंदर, अलग अलग हिस्सों के अंदर, और किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए और तामीरात या बुनियादी ढांचा जो अफवाज की जानिब से तामीर अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों पर आज एक एक पॉइंट करके पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। शुरुआत आज से कॉन्फ्रेंस की होने जा रही है और 22 तारीख तक यह सिलसिला चलेगा, जिसमें सबसे अहम तबादला ख्याल के साथ साथ जो इजलास पर नजरें रहेंगी, इस कॉन्क्लेव में नजरें रहेंगी, वो कॉन्फ्रेंस के दौरान आखिरी दिन जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फौजी हुक्काम से खिताब करेंगे। चलिए जनाब, ये तो दिल्ली से आज से शुरू होने वाले इजलास है, इस पर पल पल का अपडेट आपको ज़रूर हम 5 दिन बताएंगे। यानी आज से 22 तारीख तक जो कुछ होगा आपको हर दिन हम अपडेट करेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है। लेकिन बात जब सिक्योरिटी और सलामती सूरत हाल की हो रही है तो एक इंतहाई अहम खबर भी सामने आई है और ख़बर ये है, सिक्योरिटी दस्तों को जो इतलात मिली है वो ये है कि अब अफगानिस्तान का असला जम्मू कश्मीर पहुँच चुका है। यानी वो आला तरीन असला जो अमरीकी फ़ौजी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें से अक्सर चीज़ें जम्मू कश्मीर के अंदर स्पॉट की जा रही है और ये इंतहाई अहम तरीन मामला इस वक्त सामने आ रहा है। खबर जो सामने आ रही है कि हाईटेक हथियार अफगानिस्तान के रूट से होते होते जम्मू कश्मीर में स्पॉट किया गया है और यही वजह है कि कई मकामात पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज को खदशात थे वो सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये इस तरह का पहला मामला नहीं, आपको याद होगा कि फौज के टॉप कमांडर्स की तरफ से ये कहा गया था जब अफगानिस्तान के अंदर 15 अगस्त के बाद सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हुई थी, तो उस वक्त ये कहा गया कि मजमूई तौर पर सूरत हाल कंट्रोल में है और अगर कोई इस तरह की शरारत होती है तो सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त अफवाज तैयार हैं। लेकिन अब जो पहला इस तरह का बयान आया है जहां पर इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये पुख्ता इनपुट्स हैं और कुछ शवाहिद भी
वादी कश्मीर से हो सकता है कि हाथ में लगे हुए इन ऑपरेशंस के दौरान, जिसके बाद अब यह दावा किया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेज 15 अगस्त से पहले जब निकली, बहुत सारे हथियार वहां पर छोड़े गए और वो हथियार जो अमेरिकन कंपनीज के बनाए हुए हैं, वहां के मॉडल्स हैं, वहां की तकनीक है, वहां की टेक्नोलॉजी है, उसका सहारा जम्मू कश्मीर के अंदर लिया जा रहा है। और अब जो बयान है वो जरा उसके कुछ अहम निकात अब तक पहुंचाते हैं। एक तो ये कि सैटेलाइट फोन जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेज करती रही हैं, वो जम्मू कश्मीर पहुंचा है। थर्मल तस्वीरी आलात, ये वो डिवाइस है जिसके जरिए अलग अलग इलाकों की जियोग्राफिकल लोकेशंस क्या है, ये मिलिटेंट्स पता लगाने में कामयाब हो सकते हैं, ये एक तो दावा किया गया है। दूसरा, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इसलिए भी ये बाइस से तशवीश बन रहे हैं चूंकि 15 रेडियम सैटेलाइट, ये वो फोन्स बताए जाते हैं, वो सैटेलाइट्स बताए जाते हैं जो एक तरह से वायरलेस भी समझे जाते हैं और बिना किसी, यानी अगर आप राब्ता करते हैं, जो अमेरिकन फोर्सेस इस्तेमाल करती थी कंधार सूबे से काबुल तक, तो उसमें डिटेक्ट कहीं पर कोई नहीं कर पाता था। यानी मिलिटेंसी की किसी भी सरगर्मी को अगर कहीं पर मिलिटेंट्स अंजाम देते हैं तो इंटेलिजेंस इनपुट्स के बकौल या जो पुलिस जराया से पता चला है कि इसमें इस तरह की डिवाइसेस जो है अब कश्मीर वादी तक भी पहुंच गई है। इरिडियम सैटेलाइट फोन्स और वाईफाई से चलने वाली जो थर्मल इमेजरी आलात है जिससे पता लगाया जा सकेगा आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स कहां हैं, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स कहां हैं, कहां पर चौकियां हैं, किन इलाकों के अंदर सिक्योरिटी कम और ज्यादा है, ये सारी चीजों का पता लगाने के लिए इन आलात का इस्तेमाल अब हो रहा है, जो कि पुलिस जराये से कंफर्म हो रहा है और इंटेलिजेंस इदारों के हाथ कुछ खबर है कि अब शवाहिद भी वादी के अंदर लगे हैं। अच्छा जी, पहले ये शवाहिद जो आए थे, ये आए थे सरहदी जिला कुपवाड़ा के आसपास। उसके बाद इन शवाहिदों को पाया गया, ये थर्मल और ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल टर्म्स आपको आसिफ समझा रहे थे, इनको देखा गया कहाँ पर जी, साउथ कश्मीर में। अब इसके बाद क्या कुछ किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA, इन दोनों को ये काम सौंपा गया है कि ये जी रियल टाइम इंफॉर्मेशन दें कि ये सैटेलाइट फोन्स जिनका इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है उनके बारे में मुकम्मल तफसीलात और जानकारी जो है वो वन टाइम आर्मी को प्रोवाइड की जाए, इस्टेब्लिशमेंट को प्रोवाइड की जाए, ताकि इसका तोड़ जो है वो निकाला जा सके। एक तरफ से ये खबर आई है। और ये भी याद रखिएगा, साल 2008 में मुंबई हमलों के बाद मुल्क भर के अंदर इन मोबाइल फोन्स पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और जो बैरूनी मुल्क लोग यहाँ पर ये फ़ोन लाते थे उनको कस्टम के पास जब वो आते थे, कस्टम क्लियरेंस के दौरान इस बात की जानकारी देनी थी कि उनके पास इस तरीके का फ़ोन है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पर वो कर रहे हैं, ताकि वो सारी डिटेल्स इंटेलिजेंस एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट के पास रहें। और लगभग ये ना के बाद था, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर ये खबर सामने आ रही है कि इस तरीके के डिवाइसेस जो हैं वो वादी कश्मीर के अंदर पाए जा रहे हैं और ये इंतहाई जो है वो ख़तरनाक मामला बन रहा है। और इसे कहा जा रहा है कि अब मिलिटेंट जो है वो हाईटेक हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर उन तक पहुंच रही है तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो गया। एक टेक्निकल चीज़ ये भी इशफाक बताई जा रही है कि जो थर्मल इमेजरी सिस्टम का इस्तेमाल होता है, ये अंधेरे में आप बहुत सारे एरियाज को क्रॉस ओवर कर सकते हैं। तो इसका एक अंदाज़ा क्या ये माना जाए या ये लगाया जाए कि दरअंदाजी के वाक़यात से जो अब तक इनकार किया जाता रहा है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो सकता है या हुआ? दरअंदाजी में जीरो तो कभी कहा ही नहीं गया, कहा गया कि दरअंदाजी हुई है लेकिन कम हुई है। अगर 10 बार होती थी तो वो 3 ही बार हुई है और 3 में से भी 1 बार हमने जी एलिमिनेट किया, उसका मतलब कुछ ना कुछ तो आया है। ये इस खबर से साबित हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने पिछले कई दिनों से देखा जी, कॉर्डन बड़ा टाइट था लेकिन उसके बावजूद भी स्लिप आउट मिलिटेंट हुए हैं। अगर इस खबर को हम बेस बनाकर देखें तो वो जो सिस्टम उनके हाथ लगाए, जो नए आलात लगे हैं, इससे रात में किस तरीके से बचा जाए, कॉर्डन को किस तरीके से तोड़कर निकाला जाए, ये भी कहीं ना कहीं इसका हाथ जो ये जो आलात है इसका काम यहाँ पर भी है। तो यही वजह है कि अब NTRO और GIA को ये काम सौंप दिया गया है कि वो इन सभी मामलों को देखें और रिसर्च करें कि आखिर किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। तो ये बैक टू बैक चीज़ हम सलामती सूरत हाल के हवाले से आपको खबर बता रहे थे। पहले हमने आपको बताया कि क्या कुछ लद्दाख के अंदर हुआ है, उसके बाद हमने आपको बताया कि आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है और श्रीनगर और जम्मू जो वादी कश्मीर की क्या कुछ सूरत हाल है मिलिटेंसी के हवाले से, जहाँ पर लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि जीरो इन्फिल्ट्रेशन है। लेकिन उसके बावजूद भी खबर आज कौमी अखबारों में खबर रसा इदारों ने जिस खबर को बड़े पैमाने पर लिया है वो ये है कि जदीद आलात और से लैस मिलिटेंट जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। पहले नॉर्थ के अंदर थे, अब साउथ के अंदर ट्रेस किए गए हैं
और इससे सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो मजीद अलर्ट हो गया है। अब आते हैं जी जम्मू कश्मीर की खबर जब आ रही है तो आपको एक और रिव्यू मीटिंग का भी हाल अहवाल बताते हैं। आपको याद होगा कि रवा महीने ही वजीर आज़म साहब का दौरा जम्मू कश्मीर है और दौरा जम्मू कश्मीर पर जहां सबकी नजरें मरकूज है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर आमद वजीर आज़म की जो होगी इससे एक नए बाब का आगाज होगा, एक नए दौर का आगाज होगा, क्योंकि तरक्याती मंसूबों से लेकर पंचायतों को फाल मुतहरिक और बेहतर बनाने के हवाले से कई बड़े ऐलानात मुतवक्का है। वहीं पर इंतजामिया भी कमर बस्ता हो गई है और इंतजामिया ने कल कई अहम मकामात पर मीटिंग्स का सिलसिला तेज किया है और रिव्यू मीटिंग्स हुई है वज़ीर आज़म की आमद से कबल। कल जो मीटिंग्स हुई है वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कठुआ की सरबराही में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें उस पंचायत जहां पर ये कॉन्फ्रेंस होनी है उस हवाले से सिक्योरिटी सिनेरियो को रिव्यू लिया गया, बॉर्डर बेल्ट के अंदर मूवमेंट को लेकर सिक्योरिटी रिव्यू लिया गया, ड्रोन नकल हमल ना हो इस हवाले से भी सिक्योरिटी रिव्यू लिया गया। और जिस तरीके से न सिर्फ सांबा के अंदर रिव्यू लिया गया है बल्कि जम्मू और श्रीनगर के अंदर भी कल इतवार होने के बावजूद भी इंटेलिजेंस जरायों से जो हमारे पास इत्तलात मौसूल हो रही है कि इंतजामिया ने आला सतही इजलास तलब किए थे और हिकमत अमली को तरतीब देने में लगातार मसरूफ है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने 24 तारीख को एक बड़ी रैली से खिताब करना है। माना जा रहा है कि तकरीबन 30,000 पंचायती नुमाइंदे जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में बराह रास्त शिरकत कर सकते हैं और पूरे मुल्क से कई और हज़ारों लोग जो है वो भी शरीक होंगे वज़ीर आज़म के इस दौरे के दौरान। तो वज़ीर आज़म के दौरे के बाद ज़रा बात जब सांबा की हो रही है तो सांबा के बाद ज़िला कठुआ की भी आपको बताते चले और आपको ये भी बताते चले कि कठुआ से जो इस वक्त की खबर सामने आ रही है वो सन्नत के हवाले से है और सन्नत को लेकर जो बड़े दावे इंतजामिया की तरफ से किए जा रहे हैं उसके बरक्स खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में सीमेंट का एक शदीद बहरान भी हो सकता है और परेशानी ये भी कि एक बड़ी आबादी उन नौजवानों की जो इन यूनिट्स के साथ, फैक्ट्रियों के साथ अलग अलग इलाकों के अंदर काम कर रही थी वो बेरोजगार भी हो सकते हैं और ये शरह मजीद आगे बढ़ सकती है। और इतना ही नहीं, सीमेंट के दाम बढ़ने के भी आसार नजर आते हैं जैसी इस समय सूरत हाल है। जम्मू के साथ साथ कठुआ और सांबा में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा 28 के आसपास सीमेंट यूनिट्स हैं आज के वक्त में जो दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। बका की लड़ाई जारी है, क्योंकि जो खबर है उसके मुताबिक इस वक्त तमाम तरकोशियन यूनिट्स की तरफ से खुद को बचाने के लिए, अपना वजूद कायम रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए उस वक्त की जा रही हैं जब खाम माल जो है वादी कश्मीर से जिसकी सप्लाई मुकम्मल तौर पर अब बंद हुई है, जो इस वक्त मुअत्तल की गई है। और मुअत्तल होने के सबब ये कब हुआ है, जब जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से नई कवायद बनाए गए हैं, नए रूल्स फ्रेम किए गए हैं और कुछ बंदिशें भी इन यूनिट्स पर लगी हैं। यूनिट्स के मालिकान के लिए परेशानियां बढ़ी हैं। एलजी के नए रूल्स के मुताबिक 28 के करीब लोकल सीमेंट यूनिट्स हैं। ये जम्मू सूबे के अंदर सभी के सभी हैं। आज के वक्त में खित्ते की मुआशी सरगर्मियों को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें ठप हो जाती हैं, अगर ये सिलसिला आगे नहीं चलता है, सप्लाई इसी तरीके से बंद रहती है, इंतजामिया के फैसले से नाराजगी रहती है, तो 3000 से ज्यादा नौजवान जिनका घर बार इस वक्त इन सीमेंट फैक्ट्रियों के जरिए, यूनिट्स के जरिए चलता है, उनकी रोजी रोटी भी छिनने का खतरा मंडरा रहा है। इत्तलात के मुताबिक 28 सीमेंट यूनिट मुकफ्फल होने जा रहे हैं, उन पर ताला लगेगा। ये ताला क्यों लग रहा है, बस 2 मिनट के अंदर अंदर आपको इस बात की समझ आएगी। क्योंकि सरकार ने रॉ मटेरियल यानी जो इसके लिए लाइमस्टोन की ज़रूरत होती है वो ज़्यादा कश्मीर से सप्लाई होता था, उस पर पाबंदी है। और ये पाबंदी क्यों लगी है, पिछले 7-8 महीनों के दौरान बहुत कम आ रहा है, जिसकी वजह से पैदावारी सलाहियत जो है इन सीमेंट यूनिटों की वो लगातार घट रही है। जब पैदावारी सलाहियत घटेगी तो सूरत हाल वैसी होगी जैसे हमारी कश्मीर सीमेंट यूनिट की हो रही है। बहरहाल खबर यह है कि एक तरफ से तो ये हो रहा है और दूसरी तरफ से इतलात ये है कि जो इंतजामिया है, जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार हैं, उनका मानना है कि जो सेट नॉर्म्स है उन्हीं नॉर्म्स के तहत हर एक इंडस्ट्री को चलने की इजाज़त होगी और जो एग्जिस्टिंग ओल्ड प्राइवेट माइंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो है वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस पहले लानी होगी एज पर एनजीटी क्लियरेंस, और उसके बाद ही जो माइनिंग प्लान है वो अप्रूव किया जाएगा और उस निज़ाम को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं माइनिंग को लेकर जो बेसिक
आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आना है, जो बेसिक माल आना है जिसको लेकर बाद में आप सीमेंट बनाते, वो निकालने के लिए आपको एनजीटी रूल्स को पहले फॉलो करना होगा और उसके बाद ही इस तरीके की सूरत हाल आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो सख्त कवानीन सामने रखे गए हैं माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने के लिए, उसका एक असर यह आ रहा है कि इंडस्ट्री दम तोड़ रही है जम्मू के। अब कश्मीर की सूरत हाल क्या कुछ है? कश्मीर थोड़ा बहुत बचते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कश्मीर के पास ऑलरेडी अभी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ चीजें चल रही हैं और जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उसके बाद सूरत हाल यहां पर भी ऐसी आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर जो एनजीटी, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कवानीन है, जो जॉर्जिया माइनिंग ने नए कानून लगाए हैं, उसकी वजह से जम्मू के अंदर अब सीमेंट यूनिट्स को सस्टेन करना, रिवाइवल करना और उन्हें आगे बढ़ाना शायद मुश्किल बन रहा है। और यही वजह है कि सभी इंडस्ट्री से वाबस्ता सभी लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतजामिया से कई बार मुलाकातें भी की है और एश्योरेंसेस भी उन्हें मिली है, लेकिन कई बार एश्योरेंसेस के बावजूद भी आज तक कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। और अब यह खदशा लगाया जा रहा है कि कम से कम जो पहला हिस्सा होगा वह 3000 से 3500 स्किल्ड वर्कर जो है वो अपने काम से हाथ धो बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर जल्दी से कोई फैसला सरकार की तरफ से यहां पर नहीं लिया गया। तो एक तरफ से हम रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सनतकारों को और मजबूत करने की बात कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वहीं पर मकामी सन्नत जो है वो किस तरीके से हिचकोले खा रही है, किस तरीके से परेशानियों का शिकार है, उसका एक पहलू आज इस खबर के जरिए से आपके सामने है। अब जरा बढ़ते हैं आगे। ये तो कठुआ की खबर थी, अब आपको आसिफ बताएंगे कि बिजली बहरान के बीच सरकार का बड़ा फैसला क्या कुछ है और क्या वाकईतन अगर ये फैसला इंप्लीमेंट होता है तो कितना बड़ा नुकसान या फायदा सरकार को हो सकता है। जी आसिफ। जम्मू प्रोविंस के अंदर जहां पर सीमेंट से जुड़े हुए लोग परेशान हैं, वादी के अंदर इसका असर बाकायदा देखा जाएगा, माइनिंग के अंदर इसका असर देखा जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ बिजली महंगी होने के बाद हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला लिया और सरकारी जराए इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर जुनूबी हिस्सा के यानी पुलवामा जिले में पामपुर का वाहिद जो थर्मल जो प्लांट है वो अब बंद रहेगा। चूंकि बिजली महंगी हुई है इसलिए हुकूमत ने यह फैसला लिया है। और प्लांट के मुतालिक जो हमारे पास तफसीलात मजीद हैं कि ये प्लांट 1989 में जुनूबी जिला पुलवामा में 224 करोड़ रुपए खर्च करके यहां बनाया गया। प्लांट में 5 गैस टर्बाइन्स हैं जिनकी सलाहियत 175 मेगावाट है, यानी इतनी बिजली जो जम्मू कश्मीर के अंदर कुल बिजली है उसमें इस प्लांट का भी एक बड़ा हिस्सा था। अब बिजली पैदा करने की सलाहियत के बावजूद इस थर्मल प्लांट पर जब अखराजात ज्यादा हो रहे हैं, बिजली पूरी नहीं हो रही है, सरकार पर दबाव पड़ा है और 224 करोड़ रुपए की लागत से ये वाहिद वो थर्मल प्लांट था जिसमें गैस टरबाइन को बंद करने का फैसला अब जाकर लिया गया है। और पुलवामा जिले के पामपुर में नस्ब ये जो थर्मल पावर प्लांट है इससे भी बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी का सिलसिला चलता था, बहुत रोजगार यहाँ से भी जनरेट हुआ है माजी में। लेकिन 1989 के बाद अब तक 2022 में मुसलसल कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे थे। यही वजह है कि गुज़श्ता चंद सालों से पहले यहाँ सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में बिजली सरकार पैदा कर रही थी और सरकारी ज़राए के मुताबिक 1989 में पामपुर में जो थर्मल पावर प्लांट है इसके 2 गैस टर्बाइन्स यहाँ लगाई गई थी। इनकी कुल सलाहियत 75 मेगावाट थी। इसके बाद 1995 में इस प्लांट की जो हैसियत है, जो बिजली पैदावार की सलाहियत थी वो 75 से 175 मेगावाट तक कर दी गई। प्लांट में 100 मेगावाट बिजली पैदा करने की गुंजाइश के साथ मजीद 3 गैस टर्बाइन्स नस्ब कर दी गई थी, यानी ये पिछले फैसले हुए। उसके बाद पाकिस्तान के साथ सिंध आबी मुआहिदे के तहत जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट जहां पर इस स्ट्रीम के तहत काम हुए या पाकिस्तान के साथ मुआहिदे हुए, तो उस वक्त हमने देखा कि प्रोजेक्ट बनने के साथ साथ मुआहिदों पर दस्तखत होने के साथ साथ बिजली महंगी होती गई। अगरचे जम्मू कश्मीर के अंदर पैदावारी सलाहियत में इजाफे की मुसलसल बात होती रही, दावा हर गुजरते साल के साथ किया जाता रहा, लेकिन आज के वक्त में उन सारे दावों पर, उन जो सरकार की तरफ से वादे थे उन पर सवालिया निशान इसलिए है चूंकि एक बड़ा थर्मल पावर प्लांट जिसमें जो अब मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा, जो हमारे पास इतलात हैं। अब चूंकि इस पर पहले इससे कुछ सालों से जब दबाव हुकूमत पर पड़ रहा था, बिजली हम बार बार कह रहे हैं कि महंगी हो रही है, तो उसका असर यह था कि सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में यहाँ से इस पावर प्लांट को नस्ब करने के बाद इस्तेमाल किया जा रहा था। अब बिजली की 1 यूनिट की पैदावारी लागत 30 रुपये है और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके हवाले से भी खबर ये थी कि उनने तस्दीक भी की है इसकी, तकरीबन 30 रुपये फी यूनिट जब बिजली पैदा हो रही है तो जब मार्केट में 3 रुपये
फी यूनिट बिजली फराहम की जा रही है। इसमें इस प्लांट को बंद करने का फैसला किया गया है और अब जो डीजल की कीमतों में भी इजाफा है, बड़ी वजह यह भी है। लेकिन आज के वक्त में जब इमरजेंसी की सूरत में ही पामपुर के अंदर इस बड़े मंसूबे से काम लिया जा रहा था, सिर्फ इमरजेंसी में यहां बिजली की जो पैदावारी सलाहियत थी उसका फायदा उठाया जा रहा था। अब मुकम्मल तौर पर यह मंसूबा बंद होगा, यह प्लांट बंद होगा, जिससे एक बार फिर जो हमने पहली खबर में बताया कि 3000 से ज्यादा नौजवानों का रोजगार मुतासिर होगा। यहां पर भी तकरीबन 2000 के करीब आसपास मकामी लोग हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मंसूबे के साथ जुड़े हुए थे। इशफाक, चलिए जनाब, यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको सरकार की एक और बड़ी खबर बताएंगे कि सरकार के खिलाफ महाज खोल दिया है। एहतजाज के जरिए से किन लोगों ने एहतजाज करना है और कितना जेन्युइन वो एहतजाज है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि छापामार कार्रवाइयाँ कल से लेकर अभी तक कहाँ कहाँ पर चल रही है। यात्रा को लेकर भी आपको अपडेट करेंगे और एक बड़ा ख्वाब जो माजी में भी दिखाया गया था रूरल टूरिज्म का, यानी गांव के अंदर सयाहती शोबे को मजबूत करने का, कहां पर है वो आज के दिन, इस पर गुफ्तगू करेंगे। ग्राउंड जीरो पर भी बात करेंगे छोटे से फौरन ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे।